आज के लेक्चर के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस में जय जग रूसो के बारे में समझेंगे कि जय जग रूसो जो था उसके विचार किस प्रकार से प्राकृतिक विचार एवं सामाजिक विचारों के बीच उन्होंने कॉन्टैक्ट का संबंध दिया, सामाजिक अनुबंध के बारे में बताया। साथ ही इसके बारे में उन्होंने प्रभुसत्ता का एक सिद्धांत दिया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत उन्होंने एक लोगों के बीच एक सामूहिक प्रभुसत्ता की बात की जानकारी दी और विधि निर्माण के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तियों को ही महत्व दिया। तो इनके विचार जो रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में किन स्थितियों से प्रभावित रहे हैं ताकि इनके विचार इस प्रकार के एक प्राकृतिक से इनके विचार काफ़ी प्रभावित रहे हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे जब परिवर्तन होता गया तो इनके विचारों में भी बदलाव होने लगा। तो इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का संबंध ये देते हैं, सामाजिक अनुबंध, जो डिपेंड करता है समान इच्छा पर। समान इच्छा का भी सिद्धांत है सही में। फिर इसके बाद में प्रभुसत्ता का, यानी कि मनुष्य की प्रभुसत्ता जो है वो एक व्यक्तिवाद को डिपेंड करती है और वो एक सामूहिक और व्यक्तिवाद के बीच एक और उसके उत्थान को लेकर के है, ना कि बाहरी कोई शक्तियों को लेकर के। तो इसी में हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जया जॉक रूसो। जया जाक जो रूसो थे तो ये एक प्रकार के देखे जाएं तो 1712 1770, ठीक लिख सकते हो, 1712 से 1778 तक ये विचारक थे और ये फ्रांसीसी विचारक रहे हैं। फ्रांसीसी विचारक रहे हैं। इनके जीवन में बहुत सारे इन्होंने प्रभाव झेले, बहुत सारी इनके समस्याएं आई और ये अपने जीवन को कुछ करने के लिए काफ़ी अलग अलग देशों में इन्होंने गए भी हैं और ये भटकते रहे, हर चीज़ को नौकरी को लेकर, नौकरी चाकरी को लेकर ये घूमते रहे, लेकिन इनको असफलता ही हाथ मिलती थी। उन्हें सचिव की भी नौकरी मिली। सचिव की नौकरी में व्यक्ति से झगड़ा हो गया तो वहाँ से इनको सचिव की नौकरी से हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में ये प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए। निबंध की प्रतियोगी परीक्षा हो रही थी, वो अकेडमी थी। ठीक है, तो वो अकेडमी थी, उसमें डीजो का अकेडमी, डीजो जो अकेडमी थी उसमें प्रतियोगिता हो रही थी। डीजो अकेडमी जो थी उसमें एक प्रतियोगिता हो रही थी और उस प्रतियोगिता जो थी वो निबंध को लेकर थी। और निबंध में इन शीर्षक जो रखा गया था वो शीर्षक था कि जो विज्ञान है, विज्ञान कला से कहाँ तक मनुष्य के नैतिकता और उसके आदर्श को भ्रष्ट किया है या दूषित किया है, इस प्रकार का एक शीर्षक था। और पहली बात तो भी जय जो रूसो थे ये प्राकृतिक चीज़ों से पहले से प्रभावित थे। ये प्राकृतिक मनुष्य के जो सिद्धांत हैं वो प्रकृति पर ही निर्भर हैं, इस प्रकार के विचार ऑलरेडी थे। तो यही चाहते थे कि व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक है और व्यक्ति को एक स्वतंत्र पैदा हुआ है, वो प्रकृति द्वारा उसकी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार के इनके ऑलरेडी विचार ही थे। तो ये यही तो इन चीज़ों में जब इन्होंने एक शीर्षक रखा गया निबंध में कि विज्ञान कला जो है वो मनुष्य की नैतिकता और आदर्श को किस प्रकार से पतन करती है या दूषित करती है, तो ये ऑलरेडी ही इस चीज़ से फेमस थे, इन चीज़ों को जानते थे, इसमें रुचि रखते थे। एक प्राकृतिक चीज़ों में रुचि रखते थे, प्राकृतिक वस्तुओं पर रुचि रखते थे, प्राकृतिक स्वतंत्रता पर रुचि रखते थे। तो उसी प्रकार का एक शीर्षक देखने को मिलता है। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और ये काफ़ी फेमस हो गए इस प्रतियोगिता में। और जब ये फेमस हो गए तो इनके जो विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। ठीक, तो उस समय इनकी एक बुक आती है, द डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। इनकी ये बुक का नाम है डिस्कोर्स डिस्कॉर्ड ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ठीक, इस पुस्तक में इन्होंने एक बात लिखी थी, उसमें इन्होंने शीर्षक जो था इसी में दिया है। ये इनकी एक बुक है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। इस पुस्तक में ये शीर्षक दिया गया है कि
निबंध का कि विज्ञान और कला जो है वो मनुष्य के नैतिक एवं आदर्श जीवन को कहाँ तक दूषित करती है। तो यही जो शीर्षक था उन्होंने इस पुस्तक में दिया, रूसो की यही पुस्तक है। ठीक है, रूसो ने देखा जाए तो वो जो विचारक थे वो आदर्शवादी नैतिकतावादी विचारक थे, वो प्रकृति की चीज़ों पर विश्वास करते थे। उनका इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। विज्ञान कला, एक वो ही मानते थे कि विज्ञान जो कला है वो मनुष्य के नैतिक आदर्शों को प्रभावित करती है, उसके जीवन पर्यंत को, उनके निर्वाह को जीवन में हस्तक्षेप करती है, और ये मनुष्य को कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता का दमन करती है। क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो आज का वर्तमान समाज है, ये नागरिक समाज है, नागरिक समाज में स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इस प्रकार के इनके विचार थे, ये नहीं चाहते थे कि मनुष्य जो है वो इन चीज़ों में बंधे, क्योंकि ये जो है समाज ये क्या है, जंजीरों में व्यक्ति को फांस लेता है, उसमें फंस जाता है व्यक्ति, तो वो उसी में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। ठीक, वो एक प्रकार के दास बन जाता है। तो वो इन चीज़ों से वो उनका पहले से ही लगाव नहीं था। वो यही चाहते थे कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर किया जाए, वो प्राकृतिक की ओर लौटने की बात करते थे। तो उनका एक नारा आपको देखने को मिलता है कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौट चलो, इस प्रकार के इनके नारा थे। ठीक, तो जो इन्होंने जो नारा दिया था प्रकृति की ओर लौट चलो, इसका अर्थ ये हुआ था कि ये देखा जाए तो प्राकृतिक जीवन में, प्राकृतिक जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं थी उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे, उनको ये मानते थे, और उन्हीं से चिंतन प्रक्रिया से उन चीज़ों को एक नैतिकता से युक्त जोड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन उन्होंने विज्ञान कला को इतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन बाद में ये जो इनका जो बदलाव है वो बाद में होने लगता है सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत। तो सामाजिक अनुबंध जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में इन्होंने प्राकृतिक दशा को और परंपरागत को, या वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको, समाज जो वर्तमान का है उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि दोनों के बीच में समानता क्या देखने को मिलती है, या दोनों के बीच में क्या स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार का विचार उन्होंने दिया है। तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो विचार हैं वो किन किन चीज़ों से प्रभावित रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इन्होंने जब प्रतियोगिता में भाग लिया तो प्रतियोगिता में भाग में इन्होंने ज़्यादातर समर्थन जो किया था वो किया था प्राकृतिक चीज़ों का। इन्होंने साइंस का या कोई आधुनिक शीर्षक प्रौद्योगिकी का इन्होंने कोई ज़्यादा वो समर्थन नहीं किया था, ना वो चाहते थे कि व्यक्ति इन चीज़ों में फंसे। तो ऑलरेडी ही प्रकृति को लौटने का नारा देते थे। तो ये विचार इन प्रकार के इनको देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राकृतिक दशा एक्चुअली में होती क्या है। ठीक, फिर इसी में आएगा विषमता की वार्ता। विषमता की वार्ता को थोड़ा हम समझते हैं। तीसरी बात इसमें आती है अनुबंध, यानी कि सामाजिक अनुबंध, यानी कि इन्होंने वर्तमान का समाज और प्राकृतिक समाज के बीच अनुबंध किया है, वो किस प्रकार से है के बारे में समझते हैं। समान इच्छा, समान इच्छा का सिद्धांत इनका आता है। उसके बाद प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता का इनका सिद्धांत है, प्रभु सत्ता के बारे में समझेंगे। फिर इनकी लोकतांत्रिक विचार, अंत में आलोचना। चलिए, तो ये हमारा पूरा एक डायमेंशियल बन गया है। तो अब हम एक एक करके थोड़ा ये समझते हैं कि ये व्यक्ति जो थे एक प्रकार के व्यक्तिवादी विचारक थे, और ये व्यक्ति को स्वतंत्र मानते थे कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो प्रकृति पर निर्भर करती हैं, और प्रकृति उनकी पूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायित्व है। प्रकृति वो चीज़ें पूर्ण करती है, यानी कि प्रकृति के जो संसाधन है वो निश्चित ही मनुष्य के संसाधन है, और मनुष्य जो है वो एक समान है, कोई किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ सकता है। तो प्राकृतिक दशा के अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार के विचार दिए हैं। तो प्राकृतिक अगर हम दशा की बात करें तो प्राकृतिक दशा का जो मूल आधार है वो एक्चुअली में व्यक्ति विशेष पर है, और व्यक्ति जो है ये प्राकृतिक है। ठीक, ये क्या है, प्राकृतिक है, और ये स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र पैदा हुआ है। इसकी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो प्रकृति पूर्ण करेगी। ठीक, और प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो एक समान है, व्यक्ति एक समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ठीक, और व्यक्ति जो है इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था।
व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और ये खुला व्यक्ति है और ये खुला होकर के अपनी दिशाओं को, अपने जीवन को, पर्यंत को सुनिश्चित करता है और निश्चित ही ये जीवन के जितने भी अपनी आकांक्षाएं हैं या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करता है। ठीक, भोजन पोषण से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करता था। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कंदराओं में रहता था। ये आज की बात नहीं करते हैं, ये प्राकृतिक जीवन की बात करते हैं कि जिस समय मनुष्य जन्म लिया था, जिस समय मनुष्य का पहले जन्म था, तो वहाँ का जो समाज था, वहाँ के जो मनुष्य थे, समाज तो था नहीं, मनुष्य ही थे, तो मनुष्य उस समय स्वतंत्र अवस्था में था। वो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, प्रकृति की देन थी, प्रकृति के सभी संसाधन थे, उसको वो यूज करता था, अपने जीवन को व्यतीत करता था। राइट। लेकिन ये चीजें जो है, प्राकृतिक दशाएं जो हैं, वो मनुष्य को कहीं ना कहीं आगे क्या करती हैं, धीरे धीरे बढ़ाती हैं, उनको तटस्थ बनाती हैं। तो इसमें यही चीजें हैं कि किसी पर कोई निर्भर नहीं था, मनुष्य तटस्थ था, अकेले आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि मनुष्य जब स्वतंत्र अवस्था में था उस समय, तो वो अपना जीवन को अकेले निर्वाह करता था, अकेले जीवन व्यतीत करता था, पोषण भोजन करता था और सारे दिन रात घूमता रहता था। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता थी उसकी, और ये सभी को एक समान थी। वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उस समय, वो सभी एक समान थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन किसी को एक दूसरे से ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन इतना जरूर था कि कुछ समय के लिए जो व्यक्ति थे वो ठीक महिला की तरफ आकर्षित हो जाते थे। ठीक, लेकिन उनका एक स्थायी संबंध नहीं बनता था, उनका कोई स्थायी संबंध नहीं होता था, और ये जो बच्चे होते थे वो इनको स्तनपान करा कर के छोड़ देते थे। तो वो तुरंत कि कोई एक निश्चित है अपने माता पिता जैसे कोई वो एक संबंध नहीं, पारिवारिक नहीं संबंध नहीं होता था। ये अपना कुछ समय के लिए इनका आकर्षण होता था, और ये जो महिलाएं थी बच्चों को जन्म देती थी, तो ये बच्चों को स्तनपान कराते थे, तो कुछ बाद में फिर ये भूल जाते थे, तो फिर वही जीवन व्यतीत करते थे जिस प्रकार से अन्य मनुष्य वहाँ के करते थे। तो इस प्रकार के इन्होंने जो प्राकृतिक दशा है, तो इन्होंने बल दिया है कि ये चीज़ें हैं जो आज भी वर्तमान में अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसी वजह से इन्होंने ये नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौट चलो। प्रकृति की ओर लौट चलो का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक दशा में मनुष्य प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उस प्रकार का वर्तमान का भी मनुष्य होना चाहिए। तो प्राकृतिक दशा के अंतर्गत उन्होंने यही विचार दिए थे कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को प्राचीन काल यानी कि प्राकृतिक चीजें से जोड़ना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से पहले था। ओके, क्योंकि प्राकृतिक चीजों में अगर देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक रूप से क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है जैसे आयु है, स्वास्थ्य है, आयु स्वास्थ्य है, और इसी के अंतर्गत है आप बुद्धि ले लो। बुद्धि है, आयु है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है। ये जो है, ये जो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप मनुष्य नहीं कर सकता है, ना ही कोई बदल सकता है, ना किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो सकता है, ना कोई बदल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की देन है। आयु क्या है, प्रकृति की देन है। स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य की देन है। बुद्धि क्या है, ये मनुष्य की देन है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, कोई बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति ने बनाए। और प्रकृति जब बनाती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो एक सभी के लिए एक समान होते हैं। सभी व्यक्तियों की आयु दी है, सभी को स्वास्थ्य दिया है, सभी को बुद्धि दिए हैं, सभी को प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। ये सभी प्राकृतिक देन है, और मनुष्य को इनका प्रयोग करना चाहिए उचित रूप में, ना कि अनुचित में। व्यक्ति को अपने आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिए ये प्रकृति में जो देन है, प्रकृति की जो देन है, संसाधन है, इनको यूज करना चाहिए, और इन पर लालच करके इनको इकट्ठा करके रखना नहीं चाहिए। ये दूसरों के और ये सभी के लिए एक समान है। सभी इनसे कुछ कुछ करके अपना भोजन की पूर्ति करें और प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप से घूमें। इनका मतलब ये था, इस प्रकार का जीवन का ये ज़्यादा उचित मानते थे, और इन्होंने इस प्रकार पे बल दिया है, और यही चाहते थे कि आज का जो मनुष्य है इस प्रकार का बन जाए। ये नागरिक समाज की बात नहीं करते थे। तो प्राकृतिक स्थिति में इन्होंने प्राकृतिक चीजों को इन्होंने इस प्रकार के माना, जबकि सभ्यता वाला जो समाज की बात करते हैं, वर्तमान की जो बात की जाए, वर्तमान का जो समाज है, जो नागरिक समाज है, वो प्राकृतिक दशा वाला समाज था। पहले समाज तो नहीं था, लेकिन एक्चुअली में
वो उस समय की देखी जाए तो प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर थे, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति की है, हर चीज़ में उसमें किसी का मनुष्य का एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं था। राइट, अपनी अपनी आवश्यकता पूर्ति करते थे, काम करते थे। लेकिन जो वर्तमान समाज है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें विज्ञान का आगाज हुआ, विज्ञान का आगाज हुआ, कला का हुआ। ठीक, और जैसे विज्ञान कला आई तो निश्चित ही इसमें जो समाज था वो नागरिक समाज में बदल गया, और नागरिक समाज जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो बेड़ियों में फंसा है। यानी कि बेड़ियों का फंसा का मतलब ये हुआ कि ये समाज जो है ये कानून से बंध गया है, और कानून एक प्रकार का देखा जाए तो ये मनुष्य को उस कृत्य करने के लिए प्रयास करता है, यानी कि ये मनुष्य में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो नागरिक समाज जो है वर्तमान का समाज है, ये एक्चुअली में इस पर जो स्वतंत्रता है वो नागरिक स्वतंत्रता है, यानी कि कानून द्वारा दी गई स्वतंत्रता है। कानून ने जो भी निर्णय दिए हैं, कानून जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनके आधार से ये नागरिक समाज है। ठीक, और इनमें अगर देखा जाए तो एक परिवार भी है, परिवार है, गांव है, समूह है, ये सब है। तो इन चीज़ों बेड़ियों में फंस गया है, तो इनकी आलोचनाएं करते हैं कि इन चीज़ों से निकलकर मनुष्य को पुनः प्रकृति की ओर जाना चाहिए। जो प्राकृतिक समाज था, प्राकृतिक लोग थे उस समय जो जीवन व्यतीत करते थे, तो उसमें उनको जाना चाहिए। अगर उसमें निश्चित रूप से अगर जाता है तो ये मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता मिलेगी और निश्चित ही मनुष्य जागरूक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही है कि मनुष्य प्राकृतिक से इसमें कैसे बदल गया, तो इसका उन्होंने एक कारण दिया है जनसंख्या वृद्धि। तो उन्होंने यही माना है कि मनुष्य जो प्राकृतिक से नागरिक में जब बदला है, ये उसका मुख्य कारण इसका यही है कि जनसंख्या वृद्धि हुई, और जैसे ही जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक, जनसंख्या वृद्धि हुई तो मनुष्य की आवश्यकताएं और बढ़ी, और मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे ही बढ़ी तो मनुष्य ने श्रम करना प्रारंभ कर दिया, और श्रम प्रदान कर लिया तो वो संपत्ति पर क्या करने लगा, अपना आधिपत्य जताने लगा, और संपत्ति पर आधिपत्य जताया तो निश्चित ही वो एक पारिवारिक रूप में फंस गया, और धीरे धीरे यही लोग नागरिक समाज में कन्वर्ट हो गया। तो प्राकृतिक समाज से प्राकृतिक जीवन में जो मनुष्य जी रहा था, वो नागरिक समाज में जो आज वर्तमान का जो जीवन जी रहा है, वो उसका रीजन यही है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी। मनुष्य में जब संसाधन कम हुए, प्रकृति के संसाधन कम हुए, तो मनुष्य क्या करने लगा, उन संसाधनों पर अपना प्रभाव जताने लगा, इकट्ठा करने लगा कि अपनी आवश्यकताओं की भविष्य की पूर्ति करने के लिए वो श्रम करने लगा। तो ये श्रम प्रधान समाज बन गया, और श्रम प्रधान जो समाज बन गया तो वो निश्चित ही वहाँ की संपत्ति थी, संपत्ति पर आधिपत्य जताने लगा। तो वही जो संपत्ति है उसकी अपनी एक क्या बन गई, एक अपनी एक संपत्ति, व्यक्तिगत निजी संपत्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये जो मनुष्य है काफी बेड़ियों में फंस गया, वो स्वतंत्र नहीं रहा, प्राकृतिक स्वतंत्र नहीं रहा, वो एक नागरिक समाज के अंतर्गत आ गया, वो पारिवारिक जीवन में अंतर्गत आ गया। तो इस वजह से ये जो समाज है वो एक श्रम प्रधान समाज है, और ये कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत फंसा है। इस प्रकार के इन्होंने विचार दिए हैं, और ये चाहते थे कि इन चीज़ों से बाहर निकल करके मनुष्य पुनः उसी चीज़ में वापस लौटे। ठीक, पुनः उसी चीज़ में वापस लौटे, क्योंकि जैसे जैसे ये मनुष्य, उस समय किसी प्रकार की कोई विषमताएं नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई विषमता नहीं थी, मनुष्य स्वतंत्र था, हर चीज़ की आवश्यकता अपनी उसी से करता था, मतलब प्रकृति के संसाधनों पर। लेकिन जब श्रम प्रधान हो गया तो श्रम से संपत्ति अर्जित करने लगे, तो यहाँ पर श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। तो श्रम विभाजन का जो मूल कारण है वो है एक्चुअली में नागरिक समाज की संपत्ति पर अधिकरण। नागरिक समाज जो है वो संपत्ति पर क्या करने लगा, अधिग्रहण करने लगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भविष्य के लिए, ठीक, अपने बच्चों के लिए। ये चीज़ें इनकी मनुष्य में जब धीरे धीरे डेवलप होने लगी तो मनुष्य का जो विकास था, मनुष्य का जो विकास है वो उस चीज़ से हट करके नागरिक समाज की ओर कन्वर्ट हो गया, जो बिल्कुल भ्रष्ट माना इन्होंने। क्योंकि ये भ्रष्ट क्यों है, क्यों भ्रष्ट इसलिए इन्होंने माना क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये मनुष्य जो है वो किसमें फंस गया है, वो फंस गया है एक बेड़ियों जंजाल में फंस गया है। क्यों, उसका एक श्रम, उसने संपत्ति अधिग्रहण करने लगा, घर बनाने लगा, वो निश्चित ही परिवार में रहने लगा, एक नागरिक कानून के तहत नियम निर्धारित कर दिए गए उसके तहत रहने लगा। तो यही चीज़ें मानी इन्होंने कि वो मनुष्य नहीं रहा जो प्राकृतिक मनुष्य था, प्राकृतिक चीज़ें जो मनुष्य ने दी थी। ठीक, तो इनका जो पूरा एक सामाजिक समाज जो है वो देखा जाए तो उन्होंने इस समाज की आलोचना की, और वो उसने प्राकृतिक की ओर लौटने की बात की, इसीलिए। ओके।
और ये सभ्यता का समाज बना। वो वाला सभ्यता का समाज नहीं था, ये सभ्यता का समाज है, क्योंकि उस समय सभ्यता कोई थी ही नहीं। सभ्यता का मतलब यही होता है कि मनुष्य किसी एक स्थान पर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करे, एक समाज के अंतर्गत रहकर जीवन व्यतीत करे, वहाँ की संस्कृति को माने, वहाँ के लोगों की एक बंधुता को, प्रेम को माने, वही एक सभ्यता है। लेकिन ये सभ्य समाज है, लेकिन उस समय किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी, ना समाज कोई था ही नहीं, मनुष्य खुला था, स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, मनुष्य कुछ भी कर सकता था। लेकिन हाँ, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता था, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके खाना पीना करता था, घूमता था। लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता गया तो जनसंख्या में वृद्धि होती गई, और जब वृद्धि होती गई तो मनुष्य क्या करने लगा, धीरे धीरे श्रम करने लगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने लगा, क्योंकि संपत्ति एक समय तक तो ठीक रहती है, क्योंकि संसाधन ज़्यादा तो रहे थे पहले, तो वो मनुष्य जैसे बढ़ती गई, वृद्धि गई, तो संसाधन कम होते गए, और संसाधन कम होते गए तो मनुष्य ने अपनी आगे भविष्य की कामनाओं के लिए वो श्रम करने लगा। ठीक, और श्रम प्रधान समाज बन गया, और ये नागरिक समाज है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में ये वैज्ञानिक कलाओं इन चीज़ों पर निर्भर हो गया है। तो ये जो समाज है ये भ्रष्ट है, क्योंकि सभ्यता तो है लेकिन ये भ्रष्ट है। क्यों? इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं है, इस वजह से इन्होंने इस चीज़ की आलोचनाएं की थी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि इसमें देखा जाए सभ्य समाज में ना समानता है, ना प्राकृतिक स्वतंत्रता है, कुछ चीज़ है ही नहीं। स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? स्वतंत्रता अगर मिलती है तो नागरिकता के तहत मिलती है, संसाधन जो संविधान है उसके तहत मिलती है, देश में कानून है उसके तहत मिलती है। मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए ना, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ही नहीं, नागरिक स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। समानता पहले देखा जाए तो कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब तो समानता नहीं है, इसमें तो समाज विभाजन हो गया है, तो कोई मनुष्य ऊंचा है तो कोई नीचा है। ठीक, किसी के पास संपत्ति ज़्यादा है तो किसी के पास है ही नहीं, तो ये तो श्रम प्रधान, श्रम विभाजन जो समाज बन गया है, तो ये तो बहुत भ्रष्ट है। तो इसलिए इन्होंने इस समाज की आलोचना की थी। चलिए, तो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कि नागरिक समाज और प्राकृतिक समाज में क्या अंतर है। अब बात हम करते हैं दूसरी, कि प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता क्या होती है। प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता की अगर बात की जाए तो आप जैसे ही जानते हो कि प्रकृति ने क्या दी है, आयु दी है, स्वास्थ्य दिया है और बुद्धि दी है। इन पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय, ये प्रकृति की देन है, और प्रकृति की जो चीज़ देन होती है उसमें कोई हस्तक्षेप या बदलाव नहीं कर सकता है, अपरिवर्तनीय है। जबकि ये चीज़ें हैं, ये समाज की देन है, ये मनुष्यों की देन है, मनुष्य ने बनाया है, चाहे वो नागरिकता बनाई हो, चाहे परिवार बनाया हो, चाहे कोई भी संसाधन बनाए हो, उसमें परिवर्तन हो सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक, चाहे घर बनाया हो, परिवार बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, ये निश्चित ही इसमें परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन अगर है तो ये परिवर्तनीय है। ठीक, ये परिवर्तनीय है, इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति की नहीं है, ये मनुष्य की देन है, और ये प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में डिफरेंस कैसा है? जैसे जो मनुष्य है ये एक्चुअली में कोई गोरा है और कोई काला है। ठीक, तो गोरा और काला ये प्राकृतिक विषमता है, मनुष्य को प्रकृति ने ही गोरा बनाया, मनुष्य को प्रकृति ने ही काला बनाया। तो ये गोरा है, काला है, ये उसकी सौंदर्यता का एक प्रतीक है, ये सुंदरता है, ये सुंदर नहीं, ये क्रूर है। ठीक, तो ये जो गोरा है, ये काला है, ये प्रकृति की देन है, तो ये निश्चित ही ये प्राकृतिक विषमता है। प्रकृति ने भी विषमताएं दी हैं, प्राकृतिक विषमता, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि मनुष्यों ने क्या किया, इसमें हस्तक्षेप किया। वो हस्तक्षेप किया परंपरागत विषमता के तहत। और कैसे हस्तक्षेप किया? वो किया कि जो गोरे लोग हैं वो ऊंचे उच्च लोग होंगे, और जो काले लोग हैं वो नीचे लोग, यानी कि यहाँ पे श्रम विभाजन कर दिया उन्होंने। यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, मनुष्य का विभाजन कर दिया। मनुष्य का विभाजन कैसे किया कि गोरे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग हैं तो इनका मतलब ये उच्च मकानों में रहते हैं, उच्च लोग हैं उच्च मकान में रहते हैं, जबकि ये जो हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक, तो ये प्रकृति ने नहीं दी है,
ये जो है काला गोरा है, ये प्रकृति ने दी है। जबकि मनुष्य जो है कोई अच्छे मकानों में रह रहा है, कोई झोपड़ियों में रह रहा है, ये प्रकृति ने नहीं दी है। ये किसने दी है? ये दी है मनुष्य ने। तो ये हस्तक्षेप करके मनुष्य ने क्या क्या कर लिया है? परंपरागत विषमता। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। परंपरागत विषमता और प्राकृतिक विषमता बेसिकली क्या डिफरेंस। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होंगी। तो इन्होंने अब इस पे आलोचना भी होती है। आलोचना कैसी होती है? जैसे परंपरागत विषमता के अंतर्गत और अगर लिखना चाहो तो जैसे लिख सकते हो, संपत्ति है, जैसे हैसियत है, संपत्ति हैसियत है, ये एक्चुअली में ये सभी को एक समान नहीं मिलती है। क्योंकि जो वर्तमान का मनुष्य आप देखोगे तो वो संपत्ति को अधिग्रहण करने लगा, स्वार्थी हो गया। तो स्वार्थी में किसी के पास संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये परंपरागत विषमता है। ये प्रकृति की देन ना होकर मनुष्य की देन है। ये मनुष्य की देन है और मनुष्य निश्चित ही क्या करता है? श्रम विभाजन कर रहा है और अपनी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। तो इसी वजह से ये प्राकृतिक विषमता में भी क्या है? इंटरफेयर करने लगा। प्राकृतिक विषमता में भी ये इंटरफेयर करने लगा कि कोई गोरे है, कोई काले है, वो प्राकृतिक चीज है। लेकिन यहाँ पर परंपरागत विषमता के जो मनुष्य हैं, सामाजिक है, सामाजिक प्राणी जो मनुष्य है, सभ्य जो मनुष्य है, वो इसमें हस्तक्षेप करके प्राकृतिक विषमता को भी एक परंपरागत विषमता में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब बात ये करते हैं कि इनकी आलोचना भी है इसमें। अगर आलोचना की अगर हम बात करें तो आलोचना कई प्रकार से देखी जा सकती है। क्योंकि इन्होंने आलोचक ये कहते हैं कि प्राकृतिक जो विषमता है वो अटल नहीं है, और इन्होंने अटल बताई है। ये अटल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कोई काला है, ठीक, कोई काला व्यक्ति है, ये प्राकृतिक विषमता है, ये कोई काला व्यक्ति है, इसको गोरा बनाया जा सकता है। शल्य द्वारा गोरा बनाया जा सकता है, चिकित्सा द्वारा गोरा बनाया जा सकता है, ठीक। और जो बुद्धि है, ठीक, ये बुद्धि है, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। तो इन्होंने यही कहा कि प्राकृतिक विषमता जो है वो एक्चुअली अटल नहीं है, उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये कुछ आलोचक हैं ये चीज़ें मानते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक विषमता है उसमें कमी आती है और परंपरागत विषमता में वृद्धि आती है। क्यों? देखो, प्राकृतिक विषमता केवल यहीं तक सीमित है, प्राकृतिक विषमता एक अवस्था तक सीमित है, जबकि परंपरागत विषमता है इसमें हस्तक्षेप कर करके वो अपने में वृद्धि करती जाती है। तो देखो वृद्धि की कि नहीं, क्यों? क्योंकि आयु स्वास्थ्य वृद्धि है, आयु जो है वो स्वास्थ्य और वृद्धि बुद्धि है उस पर निर्भर करती है। उनका मानना ऐसा है परंपरागत विषमता का कि आयु जो है, मान लो कोई 20 साल, राइट, 20 साल है, इसकी में वृद्धि हो सकती है। उसमें स्वास्थ्य अच्छे से अच्छे पोषण दो, खाना दो, बढ़िया से सब कुछ दो, पोषण में स्तर वृद्धि करो तो आयु वृद्धि हो सकती है। बुद्धि जो है, बुद्धि एक प्रकार से देखा जाए तो प्राकृतिक है, लेकिन उसमें शिक्षा की गुण धर्म उसमें शामिल करो, शिक्षा दो उसे अच्छे तरीके से, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। पूरा काला है तो इस काले व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन चिकित्सक शल्य चिकित्सा से सब इसका मतलब आप कराया जाए, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक विषमता में भी हस्तक्षेप होने लगा। तो प्राकृतिक विषमता एक समय तक वो सीमित है, जबकि परंपरागत जो विषमता है वो इस प्राकृतिक विषमता में हस्तक्षेप करके वो अपने को वृद्धि कर रही है, राइट। तो प्राकृतिक विषमता से भी परंपरागत विषमता बन सकती है, ऐसे आलोचक कहते हैं। तो इनकी आलोचनाएं भी हैं, आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक दशा और नागरिक समाज वर्तमान का, ये दोनों में क्या इन्होंने डिफरेंस किया है आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का यहाँ मतलब क्या है कि मनुष्य जो है
वो देखा जाए तो वर्तमान में किसमें फंस गया है, वो फंस गया है समाज के जाल में। यानी कि समाज में जो भी चीज़ें हैं विद्यमान है, समाज में किसी प्रकार की त्रुटियां हैं, बहुत सारे समाज में त्रुटियाँ भी हैं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, श्रम विभाजन भी है, तो मनुष्य इन चीज़ों में फंस गया है, राइट। लेकिन मनुष्य जब इन चीज़ों में फंस गया है तो ये अब वापस भी नहीं जा सकता। रीजन ये है कि वो क्या है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि हो रही है तो प्रकृति के पास इतने संसाधन नहीं है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो 100% है कि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये श्रम विभाजन करेंगे, यानी श्रम करेंगे, और श्रम जैसे ही करेंगे तो ये संपत्ति पर अधिग्रहण करेंगे, ठीक। और संपत्ति पर अधिग्रहण करेंगे तो निश्चित ही श्रम विभाजन होगा। तो इनको जो स्वतंत्रता मिलेगी वो नागरिक स्वतंत्रता है, ठीक, नागरिक स्वतंत्रता है। अब जब नागरिक स्वतंत्रता इनको मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं किस में फंसा हुआ है, कानून में फंसा है, कानून की व्यवस्था में फंसा हुआ है। दूसरी बात, समाज में जो चीज़ें रीति रिवाज हैं, कृतियाँ हैं, उनसे फंसा हुआ है। तो इनका मानना यही था कि सामाजिक अनुबंध में जो वर्तमान का मनुष्य है, एक वर्तमान का जो मनुष्य है, इन्होंने इस मनुष्य को किससे जोड़ा, प्राकृतिक चीज से जोड़ दी, ठीक। इन्होंने ये बोला कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे प्राकृतिक में मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता को इन्होंने इससे कोरिलेट करके जोड़ दिया कि स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता है, मनुष्य जो क्या करता है, वो सामान्य इच्छा से वो अपनी स्वतंत्रता को, प्राकृतिक स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये प्राकृतिक ही स्वतंत्रता है, यानी कि ये स्वतंत्रता नागरिक जरूर है, लेकिन इसमें जो मौजूद चीजें हैं वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता किस आधार पर है, सामान्य इच्छा के आधार पर। तो इन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता में क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसको मिला दिया आपस में, तो वो एक सामाजिक अनुबंध हो गया। वो सामाजिक अनुबंध प्राकृतिक और वर्तमान का जो नागरिक समाज है, इनके दोनों का मिला जुला एक रूप है, और कुछ भी नहीं है सामाजिक अनुबंध, ठीक। तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत अगर आप समझना चाहो तो जैसे कि सभ्य समाज है, ठीक, सभ्य समाज में मनुष्य फंस गया है, और सभ्य समाज में मनुष्य जब फंस गया है तो वो प्रकृति की ओर लौटना तो संभव है नहीं, और प्रकृति की ओर वो जब नहीं लौट पाएगा तो वो निश्चित ही क्या करेगा कि वो जो स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी सामान्य इच्छा के आधार पर, सामान्य इच्छाओं के आधार पर वो प्राकृतिक स्वतंत्रता को ही इसमें नागरिक स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर लेगा, उसको समर्पित कर देगा। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता को समर्पित किसमें कर दिया, नागरिक स्वतंत्रता में। तो यही तो सामाजिक अनुबंध हो गया। सामाजिक अनुबंध किसी अलग कोई सिद्धांत नहीं है, सामाजिक अनुबंध का अर्थ यहाँ पे यही आता है कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, वो मनुष्य ने अपनी सामान्य इच्छा से किसमें परिवर्तित कर दिया, नागरिक स्वतंत्रता में, ठीक। और नागरिक स्वतंत्रता में जब परिवर्तित कर दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो स्वतंत्रता है, ये जो स्वतंत्रता है इसमें बदल गई, स्वतंत्रता इसमें कन्वर्ट हो गई, इन दोनों में मिल गई आपस में। तो और जब जैसे ही मिल गई तो ये नागरिक समाज स्वतंत्रता है, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता। और जब नष्ट नहीं होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्राकृतिक स्वतंत्रता या प्राकृतिक समानता है वो ही नागरिक स्वतंत्रता में इन्होंने परिवर्तित कर दी। तो आप ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि प्राकृतिक स्वतंत्रता को किस प्रकार से उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों, क्योंकि ये जो मनुष्य है नागरिक स्वतंत्रता वाला, ये सब है, तो इसके सुख क्या है, बढ़कर हैं, क्योंकि इसने अपना कानून बनाया है, और कानून जब बनाया है तो ये अपने लिए बनाया है ना, कानून अपने लिए बनाया है, और इस सामान्य इच्छा से अपने कानून को चला रहा है। तो ये जो मनुष्य है सुखी है, और वो मनुष्य था वो दर दर भटकता था, सब कुछ करता था, राइट। तो फिर इन्होंने सामाजिक अनुबंध में इन्होंने देखा कि जब मनुष्य प्राकृतिक की ओर नहीं लौट सकता है तो उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों को ही इस समाज के अंतर्गत निहित कर दिया।
कि जो समाज है वर्तमान का, वो प्राकृतिक चीज़ों से ही मिलकर बना है। यानी कि प्राकृतिक चीज़ें जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक समानता है, उन्हीं चीज़ों से ही ये समाज वर्तमान का बना है। और ये मनुष्य जो है वो अपनी सामान्य इच्छा से ये अपने कार्य को सुनिश्चित कर रहा है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत हम अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो इस प्रकार से इनके जो विचार रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि नागरिक समाज को लेकर के इनके जो विचार हैं वो किस प्रकार थे। इन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता को ही एक अनुबंध के रूप में नागरिक समाज की स्वतंत्रता को इसमें निहित कर दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट चीज़ें हो गई होंगी। दूसरी बात है कि जो एक्चुअली में जो व्यक्ति है, ठीक, जो व्यक्ति है सामान्य इच्छा एक प्रकार की देखी जाए तो विवेक पर निर्भर करती है, और विवेक के आधार पर ही ये व्यक्ति सामान्य स्वतंत्र प्राकृतिक स्वतंत्रता से नागरिक स्वतंत्रता में गया है। तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत आप देखोगे कि जो व्यक्ति है एक स्थिति में वो व्यक्ति के रूप में भी कार्य करता है, और एक स्थिति में वो सामुदायिक रूप में भी कार्य करता है। एक स्थिति में व्यक्ति के रूप में कार्य कैसा करता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति जो है उसकी अपनी एक स्वतंत्रता है, ठीक, उसकी स्वतंत्रता है और वो खुला कार्य करता है, सब कुछ कार्य करता है। और दूसरी स्थिति में समुदाय के रूप में भी कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इस समुदाय वाला जो मनुष्य देखा जाए तो वो वर्तमान का मनुष्य है, और वर्तमान का जो मनुष्य है ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसी से ही मिलकर बना है। इससे एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसी से तो मिलकर बना है। तो ये जो समुदाय का जो मनुष्य है ये इसी से मिलकर बना है। तो ये जो व्यक्ति है इसके अंदर जो सामान्य इच्छा है, ठीक, इसके अंदर जो सामान्य इच्छा है वो इच्छा किस में कन्वर्ट हो गई, समुदाय की इच्छा में। और समुदाय इच्छा एक्चुअली में ये आंतरिक उसकी इच्छा है, आंतरिक इच्छा है, यानी कि आंतरिक आत्मा की इच्छा है। और आत्मा की जब इच्छा होगी तो निश्चित ही मनुष्य जो है वो समुदाय में ही प्रेरणा करके अपने को कार्य करेगा। पे किसी प्रकार की बाहरी शक्तियों का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि बाहरी शक्तियां किसी प्रकार इस पर कार्य नहीं करेंगी। अभी हम आगे प्रभु सत्ता का सिद्धांत इनका बताएंगे तो आप समझ सकते हो। तो इन्होंने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा के माध्यम से ही व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता से इन्होंने व्यक्ति को एक समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और सामान्य से उन्होंने इसी को ही नियत कर दिया, अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है। उन्होंने यही कहा है कि प्राकृतिक व्यक्ति जो है वही नागरिक समाज है, उसी में एक उनका समुदाय है, और वो क्या है, समान इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो रूसो ने यही बात कही है कि प्राकृतिक दशा से व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार से संपन्न नहीं थे, वे सामाजिक अनुबंध से नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें प्राकृतिक दशा से व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार से संपन्न थे, वे सामाजिक अनुबंध को नष्ट नहीं कर सकते हैं, सामूहिक अंग का अस्तित्व बन गए वे, यानी कि वो इसी का ही अस्तित्व बन गए। जो प्राकृतिक व्यक्ति थे वो इसी का ही अस्तित्व बन गए, समुदाय का, उसी में ही नियत हो गए हैं। तो इनका विचार इस प्रकार का है, उनसे लाभ ये लेते हैं, समुदाय से लाभ लेते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो सामाजिक अनुबंध कुछ भी नहीं है, सामाजिक अनुबंध बस यही है कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक जो एक चीजें देखी जाएं तो ये एक प्रकार की असीमित थी, ये स्वतंत्रता असीमित थी, स्वतंत्रता समानता असीमित थी, लेकिन यही जो है वो अब इसमें क्या हो गई, निहित हो गई। तो ये मनुष्य की समान इच्छा से है, मनुष्य की समान इच्छा। मनुष्य ने अपना जो नागरिक समाज को आज जो जागृत किया है वो मनुष्य की समान इच्छा से है, यानी कि मनुष्य ने ही अपने प्राकृतिक आधार पर ही इसने अपनी अपनी समान इच्छा के अनुसार ही इसने क्या किया, एक नागरिक समाज बनाया। और नागरिक समाज में जो इसकी प्रभुसत्ता है वो इसी की ही है, कोई बाहरी शक्ति नहीं है, इसी की ही है, इसी ने ही अपने को स्वयं को बनाने का प्रयास किया, कोई बाहरी शक्ति इसमें प्रयोग नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से इन्होंने एक सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत दिया है वो प्राकृतिक और वर्तमान इन मनुष्य को एक मिला करके इन्होंने ऐड कर दिया, एक दूसरे को आपस में जोड़ दिया है। तो यही बन गया सामाजिक अनुबंध।
और सामाजिक अनुबंध कुछ भी नहीं है वैसे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात हम ये करते हैं प्रभुसत्ता का स्वरूप क्या है। सामाजिक अनुबंध के बाद आप समझते हैं प्रभुसत्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जो प्राकृतिक दशा है, प्राकृतिक जो दशा है इसमें स्वतंत्रता है, सब कुछ है, ठीक है। इसमें जो इसकी प्रभुसत्ता है क्या है, इसी में निहित है। व्यक्ति के अंतर्गत ही तो प्रभुसत्ता है, और ये प्रभुसत्ता है, इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन जब मनुष्य नागरिक समाज में आ जाता है ना, मेरी बात, नागरिक समाज में आ जाता है तो इसके अंतर्गत समुदाय है, ठीक। और समुदाय जो है इस यही जो प्रभुसत्ता है इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसकी जो प्रभुसत्ता जब इसमें आ जाती है सामूहिक रूप से जब प्रभुसत्ता आती है तो इस पर भी अपना किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ना कोई बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। और बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा तो निश्चित ही ये मनुष्य जो है अपने को क्या कर सकता है, बदल सकता है, अपने को विकास कर सकता है। क्योंकि बाहरी शक्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्वार्थपूर्ण होती हैं। संस्थाएं स्वार्थपूर्ण होती हैं, वो मनुष्य की को दोहन करती हैं, मनुष्य का शोषण करती हैं। इसलिए इस प्रभुसत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्राकृतिक दशा से प्रभुसत्ता है ये प्रकृति की देन है, और ये सामूहिक रूप से जो प्रभुसत्ता है ये प्रकृति की देन है। वो कन्वर्ट जरूर हो गई है, ये जो प्रभुसत्ता है ये एक्चुअली में इसमें कन्वर्ट जरूर हो गई है, लेकिन ये जो सत्ता है इसी में ही निहित रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव बाहरी नहीं हो सकता। ये प्रभुसत्ता का इनका सिद्धांत है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्रभुसत्ता है ये इनके लॉक से प्रभावित है, और जबकि ये प्रभुसत्ता जो आती है एक्चुअली में समर्पित जब ये इसमें कर देते हैं समुदाय में, क्योंकि वर्तमान में समुदाय है तो समुदाय की जो प्रभुसत्ता है ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब व्यक्ति से समुदाय की ओर जाते हैं तो इसमें देखना क्या होता है कि लॉक का जो विचार है वो इस प्रभुसत्ता से, क्योंकि लॉक जो व्यक्तिवादी थे और व्यक्तिवादी में इनके जो विचार थे वो एक्चुअली में कहाँ तक थे कि व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, राइट, उस पर सीमित सरकार है, ये बातें इन्होंने की लोग ने। जबकि जबकि हॉब्ज के जो विचार थे, हॉब्ज के विचार केवल किसके थे, एक व्यक्ति के नीचे सब कुछ रहेगा, यानी एक व्यक्ति के नीचे ही सब कुछ है। तो इन्होंने एक व्यक्ति के नीचे सब कुछ का मतलब ये हुआ कि ये हॉब्ज जो थे ये पूर्ण सत्तावादी विचारक थे। और ये जब पूर्ण सत्तावादी विचारक क्यों थे, क्योंकि इनका जो राजा था वो मशीन की तरह काम करता था, और उनको चयन कौन करता था, समुदाय, वहाँ के लोग करते थे। व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति को उसने भी माना था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ का जो राजा था वो एक मशीनरी की तरह काम करेगा, ठीक। तो वही चीज़ें इसमें देखने को मिलती। कैसे, जैसे इसमें प्रभुसत्ता जो है लॉक की है, और लॉक जो है वो व्यक्ति, इस व्यक्ति को महत्व देता है, ठीक, और व्यक्ति संप्रभु है। और यही जब व्यक्ति को जब इन्होंने इस चीज़ में कन्वर्ट किया समुदाय के रूप में, तो इस समुदाय में संप्रभुता आ जाएगी। तो संप्रभुता जब इस एक, और समुदाय क्या है, एक वर्ग है ना, वर्ग है एक समुदाय, तो उसमें जब संप्रभुता आ जाएगी तो इनकी पूर्ण सत्ता है कि नहीं। तो यही तो यहाँ पे हॉब्ज के विचार देखने को मिलते हैं। हॉब्ज की व्यक्ति विशेष में जरूर थी, इन्होंने व्यक्ति विशेष ना लेके समुदाय में रखा है, निहित रखा है, लेकिन इन्होंने व्यक्ति को तो यहाँ से हटा दिया ना, यहाँ से व्यक्ति को देखो हटा दिया है, यहाँ से जब व्यक्ति को हटा दिया तो यहाँ पे समुदाय का आ गया, और समुदाय ही निश्चित ही हॉब्ज से कहीं ना कहीं प्रभावित है। ओके, अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इन्होंने किस प्रकार से प्राकृतिक दशा की प्रभुसत्ता को एक समुदाय की प्रभुसत्ता में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रभुसत्ता को लेकर के कोई ज़्यादा इसमें बेसिक डिफरेंस है नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इस पर कोई बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं है, क्योंकि बाहरी शक्तियाँ नहीं है, इस पर केवल ये मूल समुदाय है, और मूल समुदाय में ही प्रभुसत्ता रहेगी, संप्रभुता रहेगी, और ये अपने अकॉर्डिंग ये संचालित करेंगे।
तो इस प्रकार से इनकी प्रभुसत्ता का भी सिद्धांत आपने समझ लिया, और इस पर किसी प्रकार की बाहरी शक्तियों का प्रभुत्व नहीं रहेगा, और व्यक्ति तो वैसे ही विवेकशील है, नैतिक है, ठीक, वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, उस पर बाहरी शक्तियों का कोई मतलब ही नहीं है। तो समुदाय में ही प्रभुसत्ता रहेगी तो निश्चित ही ये समुदाय अपना विकास कर लेगा। बाहरी वाली शक्तियां हैं तो वो उस पर स्वार्थपरक शक्तियां होती हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं दोहन करेंगी। तो इसलिए इन्होंने जो संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया है वो एक्चुअली में जॉन लॉक और हॉब्स के विचारों से प्रभावित है, दोनों का एक मिला जुला रूप है। तो इसी में WM जो एक मैकबर्न है, इन्होंने अपनी बुक में कहा है, WM मैकबर्न, इन्होंने एक बात कही है कि जो रूसो के जो विचार हैं, इनकी फ्रॉम लूथर टू हिटलर की बुक है, फ्रॉम लूथर टू हिटलर। फ्रॉम लूथर टू हिटलर, इस बुक में इन्होंने एक बात कही है कि रूसो के जो सामाजिक अनुबंध है, मैंने सामाजिक अनुबंध बताया था उसमें, रूसो का जो सामाजिक अनुबंध है वो लॉक से लिया, क्योंकि लॉक का जो विचार था, लॉक का क्या था, एक संप्रभु विचार था, वही संप्रभु विचार जो एक लॉक ने माना था कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति प्राकृतिक है, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात की थी। ओके, तो शुरुआत की जो स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक दशा है, वो लॉक से प्रभावित है। तो उन्होंने यही कहा कि सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत जो व्यक्ति विशेषता की इन्होंने जो महत्व दी है वो दिया है लॉक से। और इसके बाद इन्होंने जब यही कन्वर्ट किसमें किया, नागरिक समाज में, और नागरिक समाज तो वैसे ही समुदायवादी है, और जब नागरिक समाज समुदायवादी है तो निश्चित ही इसमें जब इन्होंने परिवर्तित किया तो ये जो लॉक के जो का जो विचार है वो इन दोनों से मिलता उलता, मतलब लॉक का जो विचार था वो किससे था, समाज अनुबंध से था। तो इसमें WM मैकबर्न ने यही कहा कि और रूसे को जो विचार है वो लॉक से प्रभावित था स्टार्टिंग में, और यही परिवर्तन किसमें हो गया, नागरिक समुदाय में, ठीक, और नागरिक समुदाय में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रण, यानी कि इन्होंने मिश्रण का एक सिद्धांत लिया, सामाजिक अनुबंध एक प्रकार का मिश्रण। तो इसी प्रकार का WM मैकबर्न ने कहा कि एक अनुबंध का संबंध लॉक से लिया है और इसका चित्रण जो है वो एक हॉब्स से किया है, इसका चित्रण है वो हॉब्स से किया है, ठीक। इसलिए रूसो की ये पूर्ण प्रभुसत्ता है। तो पूर्ण प्रभुसत्ता कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है नागरिक संप्रभुता, नागरिक संप्रभुता, पूर्ण सत्ता, पूर्ण संप्रभुता, पूर्ण संप्रभुता किसमें देखने को मिलती है, वो मिलती है नागरिक समुदाय, ना कि लॉक में। लॉक में केवल व्यक्ति की संप्रभुता देखने को मिलती है, व्यक्ति की संप्रभुता देखने को मिलती है, और इसमें पूर्ण संप्रभुता जो है वो है नागरिक समुदाय में। तो यही बात WM मैकबर्न ने कही है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। मैकबर्न ने एक बात और कही है, प्रभुसत्ता को और जगह इन्होंने स्थानांतरण किया है, क्योंकि प्रभुसत्ता जो है पहले व्यक्ति में थी, फिर उन्होंने नागरिक समुदाय में की। तो प्रभुसत्ता को मैकबर्न ने यही कहा है कि इन्होंने जब लॉक से नागरिक समाज में इन्होंने जब स्थापित किया है तो इसका मतलब इन्होंने प्रतिनिधि शासन को दमन किया है। कैसे, प्रतिनिधि शासन में देखा जाए, प्रतिनिधि शासन ये इन्होंने नागरिक समुदाय को रखा है, और नागरिक समुदाय क्या है, विवेकशील इन्होंने माना है, क्योंकि ये समान इच्छा से काम करता है। आगे हम समान इच्छा का सिद्धांत बताएंगे आपको, समान इच्छा से कार्य करता है, समान, क्योंकि ये पहले व्यक्ति ही था, फिर इसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो ये मनुष्य की अपनी इच्छाओं से हुआ है, मनुष्य अपने विवेक से हुआ है, किसी ने किया नहीं है, मनुष्य अपने विवेक से हुआ है, किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया है। और समान जब इच्छा से अपने मनुष्य इन चीज़ों में प्रभावित हुआ तो ये निश्चित ही समान इच्छा से हुआ है। तो ये देखा जाए तो इनकी जो स्वतंत्रता है स्वयं इन्हीं में निहित है, इसमें किसी प्रकार की बाहरी संस्था कोई संप्रभुता नहीं डाल सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर प्रतिनिधि शासन की बात आती ही नहीं है, यहाँ पे आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। तो इन्होंने यही माना है मैकबर्न ने कि जो रूसो थे उनका जो विचार है वो प्रतिनिधि शासन ना होकर के लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पावर किसमें होती है, वो जनता में होती है। तो जनता में ही सब कुछ निहित है, पूर्ण संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में निहित है।
ना कि किसी राज्य में, ना कोई सरकार में, ना कोई संस्था में। राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम इनका राज्य का सिद्धांत, सामान्य इच्छा का सिद्धांत बताएंगे और प्रत्यक्ष लोकतंत्र बताएंगे और आलोचना।